बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने फीमेल जेनिटल ट्रैक की पैथोलॉजी को डिस्कस कर लिया था, वुल्वा से लेकर ऑलमोस्ट यूट्रस तक। तो इस वीडियो में ओवरी से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, पार्ट 1 नहीं देखा, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो पहले आप उसको देख लेना, फिर आपको ये वीडियो सही तरह समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं ओवरी से। तो जो ओवरी है, फीमेल गोनेड है। जो ओवरी का फंक्शनल यूनिट है वो एक फॉलिकल होता है। अब फॉलिकल में क्या होती है, दो चीज़ें हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। जो सेंट्रल है वो एक ओवोसाइट होता है और पेरिफेरल के अंदर ग्रेनुलोसा और थीका सेल होती है। जो एलएच है वो थीका सेल पे जाके काम करता है और थीका सेल एंड्रोजन बनाती है। और जो एफएसएच है वो ग्रेनुलोसा सेल को स्टिमुलेट करती है। वो ग्रेनुलोसा सेल जो एंड्रोजन प्रोड्यूस हुआ था थीका सेल से, तो वो ग्रेनुलोसा सेल एंड्रोजन को एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट करा देती है। जो एस्ट्राडायोल है प्रोलिफेरेटिव फेज को कंट्रोल करता होता है। जो एस्ट्राडायोल है वो आगे एलएच सर्च करवा देता है, जो कि ओव्यूलेशन कर देगा। और ओव्यूलेशन ये इंडिकेट करती है कि सेक्रेटरी फेज स्टार्ट होने वाला है। ओके, ओव्यूलेशन के बाद जो रेसिडुअल फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरोन सेक्रेटरी फेज को ड्राइव करता है। ओके, जो कि एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करती है फॉर अ पॉसिबल प्रेगनेंसी। ओके, जो हेमरेज होता है कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, तो वो हेमरेजिक कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट बना सकता है, स्पेशली ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। ओके, ठीक हो गया। और जो फॉलिकल्स की डीजनरेशन है उसकी वजह से फॉलिकल सिस्ट बन सकती है। और जो फॉलिकुलर सिस्ट होती है ये वुमेन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इनके कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती। ठीक है, तो एक पहला जो डिजीज़ पढ़ने वाले हैं वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, पीसीओडी। तो मल्टीपल ओवेरियन फॉलिकुलर सिस्ट है। ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स हो गए, उनकी थिन वाल्ड सैक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें फ्लूइड होगा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। ओके, तो इसमें होता क्या है, इसमें एलएच टू एफएसएच रेशियो क्या हो जाती है, ये 2 से बढ़ जाती है। ओके, यानी एलएच ज़्यादा एफएसएच कम हो जाता है। एलएच ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा, एंड्रोजन को ज़्यादा बना देगा थीका सेल से। और जो एंड्रोजन है वो आगे एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट नहीं हो पा रही क्योंकि एफएसएच कम है। तो हिर्सुटिज्म होगा, इंक्रीज हेयर, एक्सेस हेयर इन अ मेल डिस्ट्रीब्यूशन है। जो एंड्रोजन है वो एस्ट्रोन में कन्वर्ट हो जाएगा इन द एडिपोज टिश्यू। ओके, जो एस्ट्रोन है वो नेगेटिव फीडबैक के जरिए एफएसएच की सिक्रेशन को वो कम कर देगा, जिसकी वजह से सिस्टिक डिजनरेशन होती है कि इसकी फॉलिकल की। ठीक हो गया। और जो एस्ट्रोन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हुआ है तो एंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क को बढ़ा देगा। तो जो क्लासिकल प्रेजेंटेशन होती है वो वुमेन ओबीज होती है, इनफर्टाइल होती है, ओलिगोमेनोरिया होता है, हिर्सुटिज्म होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस भी डेवलप कर जाती है। अब ओवरी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है ओवेरियन ट्यूमर। ओवरी में बेसिकली 3 टाइप के सेल होते हैं, एक सरफेस एपिथेलियम सेल, दूसरा जर्म सेल्स होते हैं और तीसरा सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमा होता है। ओके, यानी स्ट्रोमा जिसको आप सिंपल कह सकते हो सेक्स कॉर्ड्स का। ओके, तो जो ट्यूमर है वो किसी भी सेल से आ सकता है या फिर कहीं बाहर से आ सकता है मेटास्टाइज करते हुए। तो पहला है सरफेस एपिथेलियल सेल। जो सरफेस एपिथेलियल सेल का जो ट्यूमर होता है वो मोर देन 70% में देखने को मिलता होता है। ये सिलोमिक एपिथेलियम से डिराइव्ड होता है, जो कि ओवरी को लाइन करती है। जो सिलोमिक एपिथेलियम है एम्ब्रियोलॉजिकली ये एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब बनाती है, जिसमें सीरस सेल आ जाते हैं। एंडोमेट्रियम और एंडोसर्विस इनकी भी एपिथेलियल लाइनिंग किससे बनती है, सिलोमिक एपिथेलियम की वजह से। जो सरफेस एपिथेलियल सेल है उसको जो ट्यूमर है वो 2 कैटेगरी का होता है, वैसे 3 कैटेगरी का होता है, बॉर्डर लाइन भी आ जाता है, सीरस, म्यूसिनस और दोनों सिस्टिक होती है। जो सीरस होती है वो वाटरी फ्लूइड से भरे हुए होती है और म्यूकस वाले म्यूकस लाइक फ्लूइड से भरे हुए होते हैं। म्यूकस और सीरस दोनों म्यूकस और सीरस आगे इनकी मजीद सब डिवीजन है, बिनाइन, बॉर्डर लाइन या मैलिग्नेंट। जो बिनाइन है उसको सिस्ट एडिनोमा कहते हैं, सिंगल सिस्ट है, सिंपल फ्लैट लाइक लाइनिंग होती है और ये प्री मोनोपॉजल वुमेन में देखने को मिलते हैं। ओके, जबकि मैलिग्नेंट वाले को सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं। यहाँ पे सिंगल सिस्ट ही तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिस्ट होती है, यहाँ पर फ्लैट लाइनिंग है तो यहाँ पे थिन शैगी लाइनिंग होती है। ये प्री के अंदर होती है, पोस्ट मेनोपॉजल के अंदर होती है। बॉर्डर लाइन के अंदर दोनों के फीचर ज़्यादा होते हैं, बेटर प्रोग्नोसिस होता है एज कम्पेयर टू क्लियरली मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो BRCA1 म्यूटेशन है उसमें सीरियस कार्सिनोमा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो BRCA1 कैरियर है, ओके, तो जो BRCA1 कैरियर है उनको ये करना चाहिए कि प्रोफाइलेक्टिकली साल्पिंजोओफ्रेक्टमी करनी चाहिए, यानी जो फैलोपियन ट्यूब और ओवरी को निकाल देना चाहिए इससे पहले कि कैंसर हो जाए। इसके साथ साथ मास्टेक्टमी भी परफॉर्म करनी चाहिए क्योंकि कहीं ब्रेस्ट कैंसर ना हो जाए। तो ये प्रोफाइलेक्सिस के अंदर यानी भी कैंसर हुआ नहीं है लेकिन पहले ही इन्होंने इसको रिमूव कर दिया है। लेस कॉमन टाइप है सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर के अंदर, तो वह एंडोमेट्राइट और ब्रेनर ट्यूमर है। जो एंडोमेट्राइट ट्यूमर होती है ये एंडोमेट्रियल लाइक ग्लैंड्स होती है और ये मैलिग्नेंट होती है, एंडोमेट्रियोसिस से अराइज करते हैं। जो एंडोमेट्राइट कार्सिनोमा होता है, ओके, वो एक एंडोमेट्राइट टाइप से एसोसिएटेड होता है। ओके, ठीक हो गया। जो ब्रेनर ट्यूमर होती है इनमें ब्लैडर लाइक एपिथेलियम होती है, नॉर्मली बिनाइन होती है। ओके, जो सरफेस ट्यूमर होती है नॉर्मली इनकी प्रेजेंटेशन लेट होती है, वीक एब्डोमिनल पेन होता है या साइन ऑफ कंप्रेशन, फॉर एग्जांपल यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होती है। इनका प्रोग्नोसिस काफ़ी ज़्यादा पुअर होता है, यानी रिकवरी इनकी रिलेटिवली पुअर होती है। ओके, वर्स्ट प्रोग्नोसिस है। और जो एपिथेलियल कार्सिनोमा होती है लोकली सेपरेट करती है, स्पेशली टू द पेरिटोनियम है। जो CA125 है यूजफुल ट्यूमर मार्कर है इनके लिए। ओके, तो ये
आगे स्क्रीनिंग फॉर रिकरेंस और थेरापेटिक रिस्पॉन्स के लिए ट्यूमर मार्कर है। इसके बाद है जर्म सेल ट्यूमर। जो जर्म सेल ट्यूमर है सेकंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर है ओवेरियन के अंदर। रिप्रोडक्टिव एज के अंदर देखने को मिलता है। जो ट्यूमर सब टाइप है वो मिमिक करता है टिश्यू को जो कि जर्म सेल से प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जर्म सेल तो कुछ भी बना सकते हैं, प्लूरी पोटेंशियल सेल होते हैं या फीटल टिश्यू भी हो सकता है। तो फीटल टिश्यू होगा तो उसको सिस्टिक टीराटोमा या एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा बोलेंगे। अगर वो साइट को मिमिक करेगा तो वो डिसजर्मिनोमा होगा। यॉर्क सेल को बनाएगा या मिमिक करेगा तो वो होगा एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। प्लेसेंटल टिश्यू को मिमिक करेगा तो वो कोरियोकार्सिनोमा होता है। तो पहले है सिस्टिक टीराटोमा। सिस्टिक टीराटोमा यानी इसमें फीटल टिश्यू हो गए, ओके, और ये दो या दो से ज़्यादा एम्ब्रियोलॉजिक लेयर से डिराइव्ड होगी, लाइक एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म है। तो इसमें स्किन, हेयर, बोन, कार्टिलेज, गट, थायराइड कुछ भी देखने को मिल सकता होता है, ओके। जो बिनाइन होता है ये नॉर्मली क्या होता है, बिनाइन होता है। लेकिन अगर कुछ इमेच्योर टिश्यू है लाइक न्यूरल टिश्यू है या सोमैटिक मैलिग्नेंसी है तो वो मैलिग्नेंट पोटेंशियल को इंडिकेट कर सकती है, यानी ये बिनाइन और मैलिग्नेंट दोनों हो सकता है। जो स्ट्रोमा ओवराई है, ऐसा टीराटोमा जो कि जिसमें थायरॉइड टिश्यू होता है उसको स्ट्रोमा ओवराई कहते हैं। इसके बाद है डिस्टर्मिनोमा। डिस्टर्मिनोमा ऐसा ट्यूमर जिनमें लार्ज सेल है जिसका क्लियर साइटोप्लाज्म है, सेंट्रल न्यूक्लियस है जो कि ओवरसाइट को रिजेंबल करते हैं। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर डिसजर्मिनोमा होता है, ओके। लार्ज सेल है, क्लियर साइटोप्लाज्म है, सेंट्रल न्यूक्लियस है। टेस्टिकुलर काउंटर पार्ट को सेमिनोमा कहते हैं। गुड प्रोग्नोसिस होता है, रेडियोथेरेपी को रिस्पॉन्ड करती है, सीरम एलडीएच एलिवेट हो जाता है। इसके बाद है एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। जो एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर है मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि यॉर्क सेल को मिमिक करता होता है। मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर है बच्चों के अंदर। तो एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर है, सीरम एएफपी लेवल बढ़ जाएगा। इसके अलावा शिलर ड्यूअल बॉडीज ग्लोमेरुलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं तो आपको एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर में देखने को मिलता होता है। इसके बाद है कोरियोकार्सिनोमा। कोरियोकार्सिनोमा के अंदर ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो इसमें साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट यानी प्लेसेंटा टिश्यू को मिमिक कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई विलाई नहीं है। बीटा एसिजी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है जिसकी वजह से ओवरी के अंदर थीकल सिस्ट होती है, स्मॉल हेमरेजिक ट्यूमर है और इसका हिमेटोजेनस स्प्रेड होता है। पुअर रिस्पॉन्स टू द कीमोथेरेपी। इसके बाद एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा। अच्छा, जो कोरियोकार्सिनोमा होगा जो कि हाई डेडिफॉर्म मोल की वजह से भी होता है तो वो कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड कर देता है। एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर है, लार्ज प्रिमिटिव सेल होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, अर्ली मेटास्टेसिस होती है। इसके बाद है स्ट्रोमल ट्यूमर, सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर। तो पहला है ग्रैनुलोसा थीका सेल ट्यूमर, इसके बाद फाइब्रोमा और इसके बाद होगा सर्टोली लेडेक सेल ट्यूमर। तो जो पहला है ग्रैनुलोसा थीका सेल ट्यूमर, तो ग्रैनुलोसा और थीका सेल की क्या होगी, न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगी, एस्ट्रोजन एक्सेस के साइन देखने को मिलेंगे। लाइक प्यूबर्टी से पहले या तो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी या रिप्रोडक्टिव एज है तो मेनोरेजिया मेट्रोरेजिया है, ओके। और पोस्ट मेनोपॉजल है तो पोस्ट मेनोपॉजल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद पोस्ट मेनोपॉजल यूट्राइन ब्लीडिंग है। मैलिग्नेंट होते हैं लेकिन मेटास्टेसिस होने की चांसेस रिलेटिवली कम होती है इसमें। सर्टोली सेल के अंदर सर्टोली लेडिक सेल ट्यूमर के अंदर सर्टोली सेल होगी जो कि ट्यूब्यूल बनाएगी, लेडिक सेल जो कि कैरेक्टरिस्टिक रील्स क्रिस्टल बनाएगी, एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, हिस्टोटिज्म और विरिलाइजेशन होती है। फाइब्रोमा बिनाइन ट्यूमर है फाइब्रोब्लास्ट का, प्लूरल इफ्यूजन होती है, एसाइटिस होती है जिसको मेक सिंड्रोम कहते हैं और ये सिंड्रोम ट्यूमर को रिमूव करने के बाद ठीक हो जाता है। इसके बाद है मेटास्टेसिस, कहीं और से आया है ट्यूमर, अब इस बार ओवरी का नहीं है। तो पहला है क्रूकनबर्ग ट्यूमर। क्रूकनबर्ग ट्यूमर मेटास्टैटिक म्यूसिनस ट्यूमर है जो कि बायलैटरल ओवरी को इन्वॉल्व कर देता है, ओके। मेटास्टैटिक म्यूसिनस ट्यूमर होता है, नॉर्मली ये मेटास्टैटिक गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की वजह से आ सकता है, डिफ्यूज टाइप। जो बायलैटरल होता है वो उसको एक्सप्लेन करता है एज कम्पेयर टू मेटास्टेसिस फ्रॉम प्राइमरी म्यूसिनस कार्सिनोमा ऑफ ओवरी जो कि यूनिलैटरल होता है। और इसके अलावा सूडोमिक्समा पेरिटोनाई जो कि मैसिव अमाउंट ऑफ म्यूकस इन द पेरिटोनियम उसके एक्युमुलेशन को कहते हैं। तो ये अपेंडिक्स के म्यूसिनस ट्यूमर की वजह से होता है जो कि ओवरी तक पहुंच जाता है। इसके बाद गेस्टेशनल पैथोलॉजी है। तो गेस्टेशनल पैथोलॉजी के अंदर सबसे पहला है एक्टोपिक प्रेगनेंसी कि जो फर्टिलाइज ओवम है किसी और जगह पे इम्प्लांट हो गया है, यूट्राइन वाल की पोस्टीरियर वाल के अंदर नहीं हुआ, ओके। मोस्ट कॉमनली ल्यूमिना फैलोपियन ट्यूब है। जो की रिस्क फैक्टर है वो स्कारिंग होती है, फॉर एग्जांपल फैलोपियन ट्यूब बंद होगी या फिब्रोसिस की वजह से, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की वजह से, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से होती है। क्लासिकल प्रेजेंटेशन ये होता है कि लोअर क्वाड्रेंट में एब्डोमिनल पेन होता है, पीरियड मिस हो जाती है, सर्जिकल इमरजेंसी है और जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है वो फैलोपियन ट्यूब में ब्लीडिंग होती है जिसको हेमाटोसाल्पिंग्स कहते हैं, रप्चर भी हो सकता है। इसके बाद है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, मिस कैरिज ऑफ फीटस बिफोर द 20 वीक्स, ओके, ठीक है, यूजुअली ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो उसको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहते हैं। इस केस में आपको वेजाइनल ब्लीडिंग, क्रैम्प लाइक पेन और फीटल टिश्यू के पैसेज वे देखने को मिलता होता है। क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी से एसोसिएटेड है, फॉर एग्जांपल ट्राइसोमी 16 ट्राइसोमी 16 है। इसके अलावा हाइपरकोगुलेबल स्टेट है, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है, कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन है, टेराटोजन का एक्सपोजर होता है। जो टेराटोजन होता है डिपेंड करता है कि डोज, एजेंट और टाइम कितना है। लाइक फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होती है, वीक 3 से लेकर 8 जिसमें ऑर्गन की फॉर्मेशन है तो ऑर्गन माल फॉर्मेशन होती है, 3 से लेकर 9 में ऑर्गन का हाइपोप्लेजिया क्योंकि ऑर्गन तो बन गया है लेकिन आगे डेवलपमेंट होनी है। प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर
प्लेसेंटा इम्प्लांट होता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर, प्लेसेंटा सर्विकल ओस को ओवरलाई कर देता है। थर्ड ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग होती है, ओके ठीक हो गया। और यहाँ पर फीटस को डिलीवर करना होता है सिजेरियन सेक्शन से। इसके बाद है प्लेसेंटल एब्रैप्शन कि प्लेसेंटा डेसिडुआ से सेपरेट हो गया है प्रायर टू द डिलीवरी, तो ये स्टिल बर्थ करवाता है, इसमें भी थर्ड ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग होती है। प्लेसेंटा एक्लीटा में प्लेसेंटा मायोबेट्रियम में प्लांट हो जाता है, तो यहाँ पर डिफिकल्ट डिलीवरी होती है प्लेसेंटा के, पोस्टमार्टम हैमरेज होता है, ओके। इसके बाद प्री क्लैम्शिया है, प्री क्लैम्शिया के अंदर प्रेगनेंसी की वजह से हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया, एडिमा होता है थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। और अगर सीजर भी आ जाए तो उसको इक्लैम्शिया कहते हैं। जो हाइपरटेंशन है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, जिसकी वजह से हेडेक और विजुअल एब्नॉर्मैलिटीज़ होती है, ओके। तो जो प्री क्लैम्शिया है मैटरनल फीटल वैस्कुलर इंटरफेस की वजह से होती है, स्पेसिफिकली प्लेसेंटा के अंदर, और डिलीवरी हो जाती है खुद ब खुद ठीक हो जाती है। एक और सिंड्रोम है जिसको बोलते हैं हेल्प। तो प्री क्लैम्शिया अगर थ्रोम्बोटिक माइक्रो एंजियोपैथी के साथ प्रेजेंट करे, जो एंजियोपैथी है इन्वॉल्व करती है लीवर को, तो उसको बोलते हैं हेल्प। तो हेल्प के अंदर क्या क्या सिम्पटम होगी, हिमोलिसिस होती है, ओके। इसके अलावा एलिवेटेड लीवर एंजाइम है, एलडीएच का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, प्लेटलेट का काउंट भी कम हो जाएगा। इसके बाद सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम है। तो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम में हेल्थी इन्फेंट की डेथ हो जाती है विदाउट एनी कॉज, स्पेसिफिकली जो स्लीप के अंदर इन्फेंट एक्सपायर हो जाती है। जो रिस्क फैक्टर है कि जो स्टोमक के ऊपर स्लीपिंग है, या सिगरेट स्मोक का एक्सपोजर है, या प्री मेच्योरिटी है। लास्ट टॉपिक है हाइड्रेटिफॉर्म मोल। तो जो हाइड्रेटिफॉर्म मोल है एब्डोमिनल कंसेप्शन होती है, जिसमें जो विलाई है वो स्वालन होती है, एडिमाटस होते हैं, और ट्रोफोब्लास्ट प्रोलिफरेट करता है। ट्रोफोब्लास्ट दो टाइप का होता है, सिंसिटी और साइटोट्रोफोब्लास्ट। जो मोल होते हैं वो दो टाइप के होती है, पार्शियल और कंप्लीट है। तो इनकी पहले जेनेटिक्स को देख लेते हैं। पार्शियल मोल के अंदर ओवम नॉर्मल होगा, लेकिन इसको फर्टिलाइज करने वाले दो स्पर्म होगी, या एक स्पर्म होगा जो कि डुप्लीकेट कर लेगा क्रोमोसोम को। तो जो जेनेटिक्स होती है वो 3n होती है। जबकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एम्प्टी ओवम होगा जिसको फर्टिलाइज करने वाले दो स्पर्म्स होगी। अगर यहाँ पे नॉर्मल ओवम है तो यहाँ पे फीटल टिश्यू भी होगा, लेकिन यहाँ पे तो ओवम ही एम्प्टी है तो फीटल टिश्यू नहीं होगा, ओके। अगर यहाँ पे फीटल टिश्यू है तो विलाई नॉर्मल होगी, कुछ विलाई हाइड्रोपिक होगी, लेकिन यहाँ पे मोस्टली विलाई हाइड्रोपिक होगी। हाइड्रोपिक का मतलब है स्वालन एडिमेटस। ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन है, तो यहाँ पे फोकल प्रोलिफरेशन होगी जहाँ पे हाइड्रोपिक विलाई है। यहाँ पे डिफ्यूज होगी, सर्कमफरेंशियल प्रोलिफरेशन होगी। यहाँ पे कोरियोकार्सिनोमा नहीं होगा, यहाँ पे कोरियोकार्सिनोमा हो जाएगा। हाइड्रेटिफॉर्म मोल के अंदर यूट्रस ऐसे एक्सपेंड करता है जैसे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी है, लेकिन यूट्रस रिलेटिवली बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बीटा एसिजी का लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू रिस्पेक्टिव डेट। सेकंड ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग होती है, ग्रेप लाइक मैस वेजाइनल किनारे से पास करता होता है, ठीक है। रूटीन अल्ट्रासाउंड से डायग्नोस हो जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट होती है, स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस होती है अल्ट्रासाउंड के अंदर, कंप्लीट या पार्शियल होती है। ट्रीटमेंट होता है सक्शन क्यूरेटेज, ओके। बीटा एसिजी की मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि जो मोल है उनकी रिमूवल हो चुकी है यानी, या कोरियोकार्सिनोमा की स्क्रीनिंग है, यानी कोरियोकार्सिनोमा आ तो नहीं गया। जो कोरियोकार्सिनोमा है ये जर्म सेल ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, या फिर ये जो गेस्टेशन की कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी हो सकता है, लाइक हाइड्रेटिफॉर्म मोल है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है। लेकिन ऐसा कोरियोकार्सिनोमा जो कि जेस्टेशनल पाथवे से राइज करता है वो कीमोथेरेपी से रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन जो जर्म सेल ट्यूमर वाला कोरियोकार्सिनोमा है वो आगे कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो ये था फीमेल जेनिटल ट्रैक और गेस्टेशनल पैथोलॉजी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।